नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल में। आपके साथ मैं शराफत अली मिर्ज़ा। आइए देखते हैं आज की छोटी बड़ी खबरें। खबर आ रही है रुड़की से, जहां विश्व आयुर्वेदिक परिषद रुड़की द्वारा आज शरद पूर्णिमा के अवसर पर नगर निगम सभागार में औषधि खीर का निःशुल्क वितरण किया गया, जिसमें पहुंचे रोगियों के साथ साथ सभी लोगों ने लाभ उठाया। ये खुद औषधि खीर सांस, दमा, पुराना नज़ला, खांसी आदि व हृदय रोग में लाभकारी है। इसका प्रतिवर्ष 3 शिविर शरद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा और मार्गशीर्ष की पूर्णिमा पर आयोजित होता है। जिस वर्ष का प्रथम शिविर यह आज आयोजित हुआ। अगला शिविर 19 दिसंबर को पुणे होगा। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान धन्वंतरी के माल्यार्पण और पूजन से शुरू हुआ। हमें आज़ाद न्यूज के लिए पेश है ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका हमें आज़ाद न्यूज चैनल में। मैं आपके साथ सूरज वर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं रुड़की नगर निगम के सभागार में, जहां पर विश्व आयुर्वेदिक परिषद द्वारा फ्री औषधि खीर वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आइए जानते हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं विश्व आयुर्वेदिक परिषद के जो पदाधिकारी हैं, उनसे जानते हैं कि इस खीर को किस तरह तैयार किया जाता है, इसको जो बांटा जाता है किस तरीके का लाभ इससे होता है और कितने लोग इससे स्वस्थ हुए हैं और क्या क्या इसका लाभ और क्या क्या गुण है। इसको सर्वप्रथम हम जानना चाहेंगे डॉक्टर टेक वल्लभ जी से, जिन्होंने ये खीर का निर्माण किया है, खीर को लगातार वितरित कर रहे हैं। डॉक्टर टेक वल्लभ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, इस खीर को जो आप बांटते हैं, जो औषधि खीर बनाते हैं, किस तरीके का लाभ क्षेत्रवासियों को होता है? इसको बांटने का आखिर उद्देश्य क्या है? देखिए, आयुर्वेद का सबसे उत्तम एक अनोखा योग है ये। इसमें पूर्णतया आयुर्वेद के और शास्त्रों के और धार्मिक रूप से भी, आयुर्वेद के रूप से भी पूरे नियमों का पालन किया जाता है। और ये सबसे बड़ा एक मुझे अब करते करते ये आभास हो रहा है कि इसका सबसे बड़ा स्वार्थ हमें लाभ ये है कि हम ये बता पाते हैं कि आयुर्वेदिक औषधि कितना अच्छा शीघ्र लाभ करती है और एक ही खुराक में आपको फ़ायदा करती है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि आयुर्वेदिक दवाई देर से काम करती है? सर, अब तक के कितने लोगों को लाभ हुआ है? कब से ये खीर का कार्यक्रम आप चला रहे हैं? हमारे पिताजी स्वर्गीय पंडित मोहनलाल वैद्य इस कार्य को करते थे और उन्होंने कई साल अपने निवास पर किया था सोत मोहल्ला में, और बीच में उन्होंने बंद कर दिया था। लेकिन जब हम लोग विश्व आयुर्वेद परिषद संस्था को यहाँ लाए और मेरे साथ डॉक्टर आशुतोष सिंह जी संस्थापक सदस्य हैं, तब से हमने इसको लगभग 25-30 वर्ष हो गए हैं इसी सभागार में यहाँ पर करते हुए। हम साल भर में 3 इसके शिविर लगाते हैं। आज शरद पूर्णिमा का पहला शिविर है, इसके बाद कार्तिक पूर्णिमा का होगा 19 नवंबर को, और फिर 19 दिसंबर को भी होगा मार्गशीर्ष की पूर्णिमा का। तो 3 पूर्णिमा पर हर साल लगाते हैं लगभग 25-30 वर्षों से। आपने सुना 25 से 30 वर्ष से लगातार ये खीर का कार्यक्रम किया जा रहा है, जनता को लाभ दिया जा रहा है। इसी के साथ हमारे साथ हैं डॉक्टर आशुतोष जी। जानना चाहेंगे वो कब से इससे जुड़े हैं और लगातार इसमें किस तरह का उनका प्रतिभाग है। सर देखिए भाई साहब, मैं संघ का कार्यकर्ता हूँ। पहले संघ के कार्यकर्ता बने बने मुझे पता लगा विश्व आयुर्वेद परिषद भी इसकी ब्रांच है, क्योंकि हमने आयुर्वेद से किया हुआ था। डॉक्टर, हम तो 20 साल से करीब डॉक्टर साहब से जुड़े हुए हैं। आपके फादर प्राचीन काल से वैद्यनाथ के यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर थे, तो ये खीर छोटे से स्तर पर करते थे। तो विश्व आयुर्वेद परिषद से हम जुड़े, हम संस्थापक सदस्य हैं इसके। उत्तराखंड के अंदर जब रजिस्ट्रेशन हुआ इसका, तो डॉक्टर टेक वल्लभ जी, मैं, हमने मिलकर भागीदारी करी, इसमें रजिस्ट्रेशन कराया। फिर उसके बाद हमने कहा भाई ये खीर का कार्यक्रम हर साल आता है, हम चरक जयंती मनाते हैं, तो इसे हम इस विस्तार से एक सिस्टमेटिक करें। अपने लोगों की टीम, हमारी नगर के अध्यक्ष हैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी यहाँ खड़े हुए हैं, प्रेमचंद शास्त्री जी हैं, सब पुराने लोग हैं आयुर्वेद के। तो विचार चर्चा करी, तो उसके बाद से हम करीब लगभग 20-22 साल हो गए हमें इसे करते हुए, और लगातार लोगों का लाभ बढ़ता ही जा रहा है। और जो लोग खाते हैं वो अपने आप ही बताते हैं, हम भी क्योंकि खाते हैं, हमें भी कोरोना काल निकला है हमारे उससे, तो हमें पता नहीं लग पाया कोई भी कोरोना का, हमें तो आराम से निकल गया। तो अब लगातार काम करते हैं। और मैं प्रैक्टिस तो मैं नहीं करता, क्योंकि मेरा थोड़ा सा गाड़ियों का काम है, टाटा का वर्कशॉप है मेरा उतराई रुड़की के अंदर ट्रकों का। बाकी मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। जब मैं आता हूँ तो मैं सहयोग भी करता हूँ उसमें और जुड़ा रहता हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि मैं सहयोग करूँ और लोगों का लाभ करें। जैसे अभी गुरुजी ने, रामेश्वर जी ने बताया कि संघ का काम सेवा कर रहे हैं हम, तो सेवा के करने के हम खुश हैं। अभी
डॉक्टर आशुतोष जी ने बताया कि ये कितनी बड़ी बात बताई कि कोरोना काल में भी ये खीर खाने से पता नहीं लगा कि कोरोना काल कब निकल गया, यानी कि इस खीर से कोरोना से भी बचाव की पुष्टि की जा सकती है। ये पुष्टि की है डॉक्टर आशुतोष जी ने। कहीं ना कहीं ये खीर जो है लाभ के लिए बनाई गई है, जिसमें अनेकों जड़ी बूटियाँ मिलाई गई हैं। इसी के साथ में हमारे साथ एक भाई साहब हैं जो बाहर से हैं, मथुरा से हैं। जानना चाहेंगे किस तरीके का उनको लाभ इस खीर को खाने से होता है। देखिए, मेरा शुभ नाम राज शर्मा है। मैं मथुरा से रुड़की में पहली बार आया हूँ। इसकी जानकारी मुझे बाई यूट्यूब चैनल के द्वारा मिली और डॉक्टर वल्लभ जी के द्वारा मुझे इसका समय बताया गया कि कब प्रोग्राम है। उसके बाद में मैं आज सुबह ही यहाँ पे आया हूँ मथुरा से, और मैं पहली बार मैं इस खीर का सेवन करूँगा। और जैसा मैंने इसके बारे में सुना है कि लोगों को फ़ायदा होता है, तभी मैं 500-700 किलोमीटर से यहाँ पर आकर के खीर का सेवन करने आया हूँ। और ये जो संघ के द्वारा ये प्रोग्राम किया जा रहा है, इसका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझ जैसे हज़ारों लोग जो इस रोग से पीड़ित हैं उनको निपटारा मिलता है। इससे रोगग्रस्त हैं वो इससे मुक्त होते हैं। आपने सुना, भाई साहब मथुरा से आए हैं खीर का लाभ लेने के लिए। कहीं ना कहीं इससे लाभ होता है। इसी क्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर दिनेंद्र सिंह जी, जिनका आवास विकास में अपना क्लिनिक है और लगातार लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। जी, जानना चाहेंगे किस तरीके का लाभ इस खीर के माध्यम से दिया जाता है और कब कब ये खीर बढ़ती है। देखिए, शरद पूर्णिमा की खीर हमारे प्राचीन काल से चली आ रही है। प्राचीन लोग ग्रंथों के हिसाब से ही चलते थे और शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि में खीर बना करके चांद की रोशनी में रखी जाती थी और सुबह सवेरे उठ करके उसका सेवन किया जाता था। चांद की रोशनी जैसे जैसे खीर के ऊपर पड़ती थी, उसके साथ साथ जो है हमारे ओस भी पड़ती थी, तो उसमें चंद्रमा के गुण उत्पन्न हो जाते थे। एनर्जी के लिए वो उत्तम है। उससे सांस, दमा, सोमरस उसमें उत्पन्न हो जाता है चंद्रमा की रोशनी से। तो सोमरस जो है वो हमारे बीमारियों को दूर करने में बहुत काम करता है और ये प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। उसमें विश्व आयुर्वेद परिषद ने औषधि मिला करके इसको जो है औषधि युक्त खीर बना दिया है, जो चित्रकूट जो है वहाँ से शुरू हुई है और ये धीरे धीरे हमारे रुड़की में भी प्रचलित हो गई है। विश्व आयुर्वेद परिषद जो है इसको हर वर्ष वितरित करता है, लोगों को लाभ भी होता है। उसमें मैं स्वयं भी हूँ, मेरे को भी बहुत लाभ हुआ है, नज़ला, जुकाम, और यहाँ तक कि मेरी आई साइट जो है वो पिछले 10 वर्षों से वहीं के वहीं रुकी हुई है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। सर, आपने बताया कि सोमरस, जी, सोमरस के तो सर अर्थ भी और है। नहीं, सोमरस के अर्थ और हैं, लेकिन जो हमारी ओस पड़ती है, ओस के साथ साथ उस पर हमारे चंद्रमा की जो किरणें पड़ती हैं, वो सोमरस बनता है। हमारा सोमरस से दारू से मतलब नहीं है, या देवता जिसका सेवन करते थे वो भी नहीं है। एक सोमरस का अर्थ है। जी। इसी के साथ में हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक और डॉक्टर साहब, शास्त्री जी, प्रेमचंद शास्त्री। जानना चाहेंगे कि जो कि काफ़ी अनुभव रखते हैं आयुर्वेद के बारे में, जानना चाहेंगे किस तरीके का ये खीर है और किस तरीके का लाभ है जनता को। मैं आयुर्वेद के साथ साथ मेरी रुचि वैदिक साहित्य में भी। ऋग्वेद में एक सूक्त आता है सोम सूक्त। उसमें भक्त ये कहता है कि मैंने क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति रूपी सोमरस का पान किया है, इसलिए मेरे अंदर इतनी ताकत आ गई है कि इस पृथ्वी को गेंद की तरह से उठा के मैं इधर फेंक दूं और गेंद की तरह से उठा करके इधर फेंक दूं। तो सोमरस जो है वो परमपिता परमात्मा की भक्ति का एक प्रसाद है, जो मनुष्य को देवत्व की तरफ ले जाता है। और ये जो औषधियाँ हैं आयुर्वेद की, ये वस्तुतः इंसान से मनुष्य और मनुष्य से देवत्व की तरफ ले जाने वाली औषधियाँ हैं, जो हमको स्वस्थ रखने की प्रेरणा देती हैं। आयुर्वेद में जिस तरह की इस वक्त आयुर्वेद का धीरे धीरे प्रचलन जो है डाउन है सर, लोगों का आयुर्वेद पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। क्या सर आयुर्वेद का ऐसा क्या कारण रहा कि लोगों का आयुर्वेद से मन हटता चला जा रहा है? देखिए, ऐसा है, जिसकी सत्ता आती है वो अपनी बात करता है और दूसरी जो वास्तविकताएं हैं और सच्चाइयाँ हैं उनको छिपा करके वो जो विद्याएं हैं हमारी, उनको लुप्त होने की तरफ वो ढकेलता है।
तो मुग़ल पीरियड में और अंग्रेज़ों के ज़माने में हमारी जो विद्याएं थी, ज्ञान विज्ञान था, उसको समाप्त करने का एक सुनियोजित प्रयास किया गया। और क्योंकि अंग्रेजी सत्ता ने आकर के यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना की और एलोपैथी को प्रश्रय दिया, इसलिए लोग जो हैं उसकी तरफ ज़्यादा झुकते चले गए। यद्यपि ये बिल्कुल सत्य है कि आज एलोपैथी के पास में मेडिसिन की दृष्टि से कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जो कि आदमी को पूर्णतः स्वस्थ कर सके, क्योंकि आयुर्वेद त्रिदोष के ऊपर, सिद्धांतों के ऊपर आधारित है। वो बैलेंस करता है हमारे वात पित्त कफ को। इसलिए आयुर्वेद की जो मान्यताएं हैं, आज जितना जितना हम लोग अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, ये हमको विश्वास होता चला जाता है कि इसके मेडिसिन के क्षेत्र में, काय चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद से अच्छा कोई ज्ञान नहीं है। एलोपैथी के पास में उसका कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वो लाक्षणिक चिकित्सा है और ये संशोधनात्मक चिकित्सा है। सर कहीं ना कहीं देखा जाता है कि आयुर्वेदिक के डॉक्टर एलोपैथिक की मेडिसिन का प्रयोग कर रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? क्या सर आयुर्वेद में सर फर्स्ट एड, जैसे पहले एलोपैथिक नहीं था, फर्स्ट एड के रूप में भी आयुर्वेद सक्सेस था, ऐसे क्या कारण मानते हैं कि जो डॉक्टर आयुर्वेद को छोड़कर एलोपैथिक की तरफ भाग रहे हैं, जबकि आयुर्वेदिक के में स्वयं डॉक्टर हैं? देखिए, ऐसा है कि शासन के साथ साथ में जो हमारी पब्लिक है वो भी उसी तरफ झुकती है जिस तरफ शासन झुकाना चाहता है। एलोपैथी को सबसे ज़्यादा श्रेय दिया गया है अंग्रेजी शासनकाल में, और आज भी उसको श्रेय दिया जा रहा है। परंतु जो हमारे चिकित्सा संस्थान हैं आयुर्वेद के, उन्होंने एक कंक्लूज़न निकाला है, और कंक्लूज़न ये है कि जो उभरे हुए जो लक्षण हैं उनको शांत करने के लिए हमको एलोपैथी से प्रारंभ करके और उनका पूर्णतः निराकरण करने के लिए आयुर्वेद से उसका समापन करना चाहिए, तब जा कर के मनुष्य जो है स्वस्थ होता है। इसलिए दोनों का समन्वय कहीं कहीं बहुत आवश्यक है। सर कुछ लोग यूनानी पद्धति से भी इलाज करते हैं। यूनानी भी उसका एक भाग है आयुर्वेद का। त्रिदोषात्मक दृष्टि से आप देखें, वात पित्त कफ के ऊपर आधारित है आयुर्वेद, परंतु यूनानी और आयुर्वेद में अंतर यह है कि वो रक्त को भी उसका आधार मानता है। सर एक्वाप्रेशर से जी इलाज जो है सर, क्या वो भी आयुर्वेद को, किसका? अब आयुर्वेद को बढ़ावा देता है? एक्वाप्रेशर से जो इलाज किया जाता है, क्या वो भी आयुर्वेद को बढ़ावा देता है? वो जो है ना, वो एक योग का एक साधन है, कुछ नहीं है, अलग विद्या नहीं है, वो योग का साधन है। आप देखते हैं कि हमारे शरीर के अंगों में अलग अलग सेंटर्स हैं। उन सेंटर्स को यदि आप एक्टिवेट कर दें, सक्रिय करें, तो बहुत सारे रोगों का इलाज हो जाता है। वो स्नायु तंत्रिका के साथ में उनका संबंध है। जैसे आप ताली बजाते हैं, 300-400 बार ताली बजाइए। मैंने ऐसे मरीज़ देखे हैं रामनगर में जो पैरालाइज्ड हो गए थे, परंतु ताली बजाते बजाते आज वो स्वस्थ अवस्था में है। तो ये जो एक्यूप्रेशर है, ये योग का एक अंग है, न कि स्वतंत्र विद्या। अभी आपने सुना शास्त्री से, कितनी अच्छी उन्होंने बात कही, जबकि आपको बता दें कि आयुर्वेद अपने आप में एक इतनी सक्षम विद्या है, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा हमारे इतिहासों में भी, रामायण में भी, कि लक्ष्मण को जब मूर्छा हुई तो सुसेन वैद्य जी द्वारा मेडिसिन बताई गई, हनुमान जी द्वारा आपने देखा कि मेडिसिन लेके भी आई गई। उन्होंने उसको मेडिसिन को कूट कर उसका लिक्विड जैसे लक्ष्मण के मुंह में डाला तो लक्ष्मण जी जीवित हो उठे। आयुर्वेद इतना एक्टिव है, इतना एक्टिव मेडिसिन है कि आदमी को यदि उसका ज्ञान हो तो एलोपैथिक उसके सामने शून्य है। कहा गया है कि आयुर्वेद में कहा गया है कि कैंसर का इलाज है, लेकिन एलोपैथिक में कहा गया है कि कैंसर इज नॉट आंसर। आयुर्वेदिक सक्षम है हर बीमारी के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को उसका ज्ञान नहीं है। इसमें डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि किस तरीके का उनके द्वारा लोगों को ट्रीटमेंट दिया जाता है और किस तरीके का आयुर्वेद के बारे में वो लोगों को बता रहे हैं।
कोरोना जी कोरोना को नहीं है। उन काल से आयुर्वेद चला रहा है और आयुर्वेद जो है पूर्ण विज्ञान है। अमेरिका या और जितने विकासशील देश हैं सब ने उसके ऊपर शोध किया है। शोध करने के बाद हमारे जो भी योग हैं किसी भी योग को काट नहीं सके हैं। च्यवनप्राश है, च्यवनप्राश का योग नहीं कटा है जी। जितने आसव हैं नहीं कटे हैं, जितने रस हैं परपटी हैं किसी का कोई तोड़ नहीं है, किसी में कोई कमी नहीं पाई गई है। एलोपैथिक दवाइयाँ आज आती हैं, कल को उसका नुकसान दूसरे ही डॉक्टर उसको कर देता है कि साहब ये गलत है, ये शरीर पे यहाँ नुकसान कर रही है। हमारे योगों में इस तरीके की कोई चर्चा ही नहीं हुई, वैज्ञानिक रूप से भी कहीं त्रुटि नहीं पाई गई है। इसका मतलब जो भी हमारे यहाँ लिखा हुआ है आयुर्वेद में वो शोध करने के बाद ही लिखा गया है और पूर्ण विज्ञान है। आयुर्वेद अपने आप में संपूर्ण विद्या है। आयुर्वेद के द्वारा जो है सबसे पहले शल्य चिकित्सा आयुर्वेद से ही शुरू हुई थी। सुश्रुत जी ने आयुर्वेद से प्लास्टिक सर्जरी भी की है। नाक कान पहले कट जाते थे, सुश्रुत जी उनको जो है बनाते थे। अंग कट जाते थे लड़ाई में, वो भी ठीक होते थे। पहले एलोपैथिक नहीं थी, एलोपैथिक सर्जन नहीं थे, तब भी जख्म ठीक होते थे। पहले नॉर्मल डिलीवरियाँ होती थी, आजकल सिजेरियन होती हैं। कारण क्या कि आयुर्वेद उस समय चरम पे था। हमारे जैसे लोगों ने जो आयुर्वेद पढ़ के आते हैं, आयुर्वेद पढ़ने के बाद अपनी दुकान चलाने के चक्कर में कि मरीज को ठीक से जल्दी से ठीक कर दो, एलोपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल करके उसका बुखार उतार देते हैं, उसका दर्द ठीक कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है गलत हैं। आयुर्वेद को नुकसान पहुंचाने वाले जो हैं वो बीएमएस डॉक्टर या आयुर्वेद के डॉक्टर ही हैं। जबकि एलोपैथिक में जो है बहुत सारी बीमारियों का इलाज ही नहीं है। लिकोरिया का इलाज नहीं है जी, लिकोरिया का इलाज आयुर्वेद में है। आपका लीवर का इलाज आयुर्वेद में है, कैटरेक्ट का इलाज आयुर्वेद में है, दमे का इलाज आयुर्वेद में है, टीबी का इलाज आयुर्वेद में है। बुखार की हमारे यहाँ 80 प्रकार के बुखार होते हैं जी। मैं 80 प्रकार के बुखार के नाम भी नहीं बता सकता हूँ आपको। तो इसका मतलब मैं ज्ञान नहीं रख रहा हूँ ना, मैं केवल पैरासीटामोल के ऊपर जिंदा हूँ जी। मृत्युंजय या सुदर्शन या इनके ऊपर जिंदा नहीं हूँ। हमारे यहाँ सिर के दर्द के लिए सिर सुलादिवटी आती है, पेट के दर्द के लिए शूलवर्जनी आती है, संकवटी आती है, महासंकवटी आती है, गैस की अलग आती है। उनके यहाँ क्या है, दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, पैरासीटामोल दे दीजिए। सिर के दर्द की भी एक ही दवा, पेट के दर्द की भी दवा एक ही, पैरों के दर्द की भी दवा एक ही है। हमारे यहाँ हर रोग की दवा अलग है और उसकी मरीज की प्रकृति के हिसाब से दी जाती है। वात प्रकृति का है, पित्त प्रकृति का है, कफ प्रकृति का है, उस प्रकृति के हिसाब से दवा का चयन होता है, तब दी जाती है। धन्यवाद। आपने सुना आयुर्वेद की जो मेडिसिन है वो उसके मानव शरीर की संरचना को देखकर प्रकृति के हिसाब से दी जाती है कि उसकी क्या कहेंगे, किस तरह बॉडी उस मेडिसिन को मेंटेन कर सकती है। इसी के साथ जुड़ रही है हमारे से। मिलते हैं अगले अंक में। मैं आपके साथ सूरज वर्मा, हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल से।